तो भाई आईएनएस वर्षा को एक बार समझ लो। जैसे ये क्वेश्चन देखो आया है, गलत भी हुआ है कि भाई प्रोजेक्ट वर्षा। ये चीज याद रखना भाई, प्रोजेक्ट वर्षा देखो याद रहेगा। तो प्रोजेक्ट वर्षा बेसिकली क्या है, आपका नेवल प्रोजेक्ट है। ये स्ट्रेंथन करता है आपका इंडियाज अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, इट इज एन अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक नेवल बेस प्रोजेक्ट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट। ठीक है, तो अंडरग्राउंड बेस है टू फ्लीट ओवर 12 सम न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, एसएसबीएन्स जो है उसको अंडरग्राउंड किया। तो प्रोजेक्ट वर्षा याद रखना है। तो यहाँ पे अगर दो जगह देखिएगा आप, तो ईस्ट कोस्ट में आपका ठीक है, प्रोजेक्ट वर्षा आपका ईस्ट में है, और वेस्ट में आपका प्रोजेक्ट सी बर्ड। वेस्ट में प्रोजेक्ट सी बर्ड याद रखिए, ईस्ट में प्रोजेक्ट वर्षा याद रखिए। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्षा 2026 में ऑपरेशनल होने वाला है, इसलिए याद रखना है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में आपका प्रोजेक्ट वर्षा ईस्ट में है, कोस्टल विलेज ऑफ रामबिली। रामबिली में याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। सही तो हमारे हैं, बट याद रखने वाला चीज़ है कि तेलंगाना पहला स्टेट है जो कि सब कैटेगराइजेशन किया है एससी का। हमको लग रहा था पंजाब है, बट तेलंगाना है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह का केस है, उसके बाद तेलंगाना पहला स्टेट है जो शेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइजेशन किया है। ठीक है, ईवी चिनैया का याद रखना है। ईवी चिनैया, सुप्रीम कोर्ट बोला है कि 341 के तहत, जो 341 में प्रेसिडेंट के पास पावर है that you can make notify a, you can say sub SC list, तो वो homogeneous कैटेगरी नहीं होगा। ठीक है, याद हो गया था। पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, बट ये देख लो कि तेलंगाना पहला स्टेट है जो कि एससी कैटेगराइजेशन किया है। ईवी चिनैया केस हुआ था पहली बार दविंदर सिंह के बाद, आपका बेंच बेंच बना है। ठीक है, डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 93 में लिखा हुआ है, ये याद रखना है। 2019 से वैकेंट है सीट, ये चीज याद रखना, बार बार आ रहा है क्वेश्चन कि डिप्टी स्पीकर का ऑफिस एज सुन एज में भी लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 93 में। तो बेसिक याद रखना है कि जब मुद्रा डायरेक्ट लेंडिंग बोल रहा है, मतलब खुद दे लोन दे रहा है, नहीं, मुद्रा के तहत पैसा रिफाइनेंस सपोर्ट कर रहा है एनबीएफसी, एमएफआई और अदर इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, जो आगे जाके लोन दे रहा है, इसे याद रखना है। 10 साल हो गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को, जरूरी हो गया है स्कीम, इसको लिख लो स्कीम वाला में। नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, वो कैसे लग रहा है? नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम क्या हुआ कि हम लोग एक केमिकल रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम हाइड्राइड के साथ टू क्रिएट ए पावरफुल एक्सप्लोजन विदाउट न्यूक्लियर मटेरियल्स। ठीक है, तो नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम है, एक न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम है। देखिए, एक जो हाइड्रोजन बम बनता है ना, वो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। ठीक है, तो नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होता है मैग्नीशियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो यूज ऑफ नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम जो है प्रोहिबिटेड है बाय इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स है। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी डज नॉट इम्पोज रूल्स ऑन द यूज ऑफ वेपन्स टू लिमिट। ठीक है, कोई ट्रीटी उटी नहीं है, इसे याद रखना है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आया है, तो इसमें क्या लॉजिकली लगा सकता था, यूटिलाइज हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स टू क्रिएट मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो यूज़ करता है। तो देखो, हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं होगा, तो हाइड्राइड हाइड्रोजन बेस्ड होना ही चाहिए। द द यूज इज टू प्रोहिबिटेड अंडर द कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। तो देखो, प्रोहिबिटेड तो कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, तो ये भी प्रोहिबिटेड नहीं होगा। तो ये करके तुम मार सकता था। ठीक है, गेस रखो ये चीज। ठीक है, कि जो वेपन्स वाले जो ट्रीटीज होते हैं ना, लगभग उसमें ये लोग नहीं करता है, राजी होता है। ठीक है, कि इंडिया फर्स्ट डीप वाटर पोर्ट तो केरला में है। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि कहाँ पे हुआ है। विजिन विजिंजम पोर्ट, विजिंजम पोर्ट है आपका फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। विजिंजम पोर्ट आपका स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम पोर्ट है तिरुवनंतपुरम केरला में। तिरुवनंतपुरम में विजिंजम पोर्ट है। ठीक है, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, ग्रीनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट है। तो इसमें बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये भी याद रखना है। डीप वाटर प्रोजेक्ट है और फर्स्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इन इंडिया, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, इनिशिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 18,000 करोड़। पीपीपी मोड में बना है। इंडिया इट इज स्टैंड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इनिशिएटिव्स इन द कंट्री स्पोर्ट सेक्टर। ठीक है, एज वन ऑफ द इंडियाज फ्यू नेचुरल डीप वाटर पोर्ट्स। ठीक है, फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। As one of the India's few natural deep water ports, it can efficiently accommodate large cargo and containers. विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट केरला का ग्रोथ बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है, इसे याद तो रखे थे हम लोग, केरला में है। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, सबसे पहला है इंडिया का।
ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है। बेसिक पोर्ट के बारे में ये जानकारी होना चाहिए कि इंडिया में कितना टोटल मेजर पोर्ट है। 13 मेजर पोर्ट है, 12 गवर्नमेंट ओन्ड है, एक कॉरपोरेट पोर्ट है, ठीक है, इसे याद रखना है। तो जो मेजर पोर्ट है आपका यूनियन लिस्ट के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपमेंट एंड वाटरवेज दिखता है। माइनर पोर्ट बहुत सारा है, तो माइनर पोर्ट आपका कंकरेंट लिस्ट में है, मेजर पोर्ट यूनियन लिस्ट में है, और जो माइनर पोर्ट है कंकरेंट लिस्ट में है, रिस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड देखता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, ये आपका रिवरिन पोर्ट है, ठीक है, हुगली रिवर पे है ये पोर्ट, ठीक है। नेचुरल पोर्ट सब कहाँ का है, तो मुंबई का जो पोर्ट है लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, तो मुंबई, वहाँ नीचे कोच्चि, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपका डीपेस्ट पोर्ट है, मोरमुगांव, ठीक है, याद रखना है। तो जेएनपीटी जो है आपका, जेएनपीटी सेवा लैंडलॉर्ड पोर्ट है, इन विच द पोर्ट अथॉरिटी एक्ट एज ए रेगुलेटर एंड द लैंडलॉर्ड while operations are प्राइवेट, ठीक है। तो वेस्ट में आपका कांडला पोर्ट है, तो कांडला पोर्ट आपका ट्रेड फ्री जोन है, गुजरात में है। वेस्ट में ही मुंबई पोर्ट है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है मुंबई पोर्ट, ठीक है। महाराष्ट्र में जेएनपीटी है, नावा सेवा, ये कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। मोरमुगांव गोवा में है, तो मोरमुगांव से आयरन एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। और न्यू मैंगलोर जो है आपका कर्नाटक में, वहाँ कुद्रेमुख का आयरन अब एक्सपोर्ट होगा। केरल कोच्चि में आपका लोकेटेड ऑन विलिंगडन आइलैंड, वेबनाड लेक पे, ठीक है, विलिंगडन आइलैंड में आपका कोच्चि पोर्ट है। तमिलनाडु में आ जाएगा तूतीकोरिन पोर्ट है, ठीक है, तूतीकोरिन पोर्ट। चेन्नई पोर्ट है सेकंड बिजिएस्ट, मुंबई के बाद चेन्नई है, ठीक है। चेन्नई पोर्ट आपका आर्टिफिशियल है, मुंबई नेचुरल है, ठीक है। वेस्ट कोस्ट वाला सब नेचुरल नहीं होगा, ठीक है। विशाखापट्टनम डीपेस्ट है, लैंड लॉक पोर्ट, ठीक है। पारादीप है, हल्दिया, ठीक है। ठीक है, कांडला, मुंबई, एनपीटी, मोरमुगांव, मंगलोर, कोच्चि, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ मेजर पोर्ट है, तूतीकोरिन, इन्नौर, 3 गो है, ठीक है। कोलकाता पोर्ट इज लोकेटेड ऑन दी हुगली रिवर, रिवरिन पोर्ट है, ठीक है। सागरमाला प्रोजेक्ट इज ओनली अबाउट बिल्डिंग न्यू पोर्ट्स, नहीं, सागरमाला प्रोजेक्ट है पोर्ट लेड डेवलपमेंट, कि पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे, पोर्ट लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, कोस्टल कम्युनिटी का डेवलपमेंट करेंगे। ये है आपका सागरमाला प्रोजेक्ट। तो सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट करना, ठीक है, पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन करना, कनेक्टिविटी करना, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, कोस्टल कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना, ठीक है, ठीक है। तो बसवेश्वर को समझिए, तो आपका लिंगायत का फाउंडिंग सेंट है आपका बसवेश्वर, ठीक है। तो आपका 12th सेंचुरी कर्नाटक में हुए थे। ही रिजेक्टेड द ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी। तो भाई बसवेश्वर को एक बार समझ लेना ही चाहिए। तो बसवेश्वर से याद आना चाहिए आपको लिंगायत, ठीक है। लिंगायत का ओरिजिन है आपका 12th सेंचुरी कर्नाटक में, आपका दिमाग चल जाना चाहिए, 12th सेंचुरी कर्नाटक में। ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज करेगा। लिंगायत सेविज्म है, बेसिक ये याद होना चाहिए। आपका सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, ये भी समझना चाहिए, ठीक है। कायक का प्रिंसिपल है, कायक मतलब डिग्निफाइड वर्क और मैनुअल लेबर, ठीक है। तो उनका लाइवलीहुड थ्रू ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड वर्क, ठीक है। वर्क इज वर्शिप, ये आपको बसवेश्वर का है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। बसवेश्वर वाज ए प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। ये जेंडर इक्वालिटी का बात किया है इन स्पिरिचुअल सोशल लाइफ में, ठीक है। हाँ, तो अक्का महादेवी करके एक जो सेंट है, वो लिंगायत ट्रेडिशन में वो आपके इसी के थ्रू आएगा, ठीक है। कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ये किया है, ठीक है। तो देखो बाबू, ये वाला चीज याद रखना है, जीएसटी पे स्टाम्प ड्यूटी पे जीएसटी नहीं लगता है, और बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होता है, ये चीज याद रखना है। कस्टम टैक्स तो लगेगा, एक्साइज ड्यूटी तो लगेगा। कस्टम ड्यूटी हुआ आपका जो कस्टम वाला लगाता है बॉर्डर पे, ठीक है। एक्साइज हुआ कि फैक्ट्री साइड पे। एक कस्टम ड्यूटी होता है फिक्स रेट एड वलोरम बेसिस पे, ठीक है। ये वाला एक चीज़ याद ही कर लिया जाए कि प्राइमरी डेफिसिट तो फिजिकल डेफिसिट सबको पता है, ठीक है, कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट जो हुआ वो फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा।
उसमें प्राइमरी डेफिसिट हुआ कि फिजिकल डेफिसिट में जो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए है काट लिए तो प्राइमरी डेफिसिट आ गया। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या हुआ कि ग्रॉस फिजिकल फिजिकल डेफिसिट में आप नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी को घटाइएगा तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट होगा। और ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीव्ड। तो नॉन डेब्ट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड प्लस नॉन डेब्ट, तो आपको डेब्ट कैपिटल रिसीव्ड से फिजिकल अपना डेफिसिट को बैलेंस करना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में ना भाई प्राइस स्टेबिलिटी तुम भूल गया। फिस्कल पॉलिसी का आईएमएफ का डेफिनेशन में 3-4 काम है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन। तो बजट में जो हम लोग करते हैं, तो बजट में हम लोग प्राइस कंट्रोल करते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी तो रखते हैं कि इन्फ्लेशन जब बहुत हाई होता है तो कौन कंट्रोल करता है उसको। तो वो काम प्राइस स्टेबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी का कोर काम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि फिस्कल पॉलिसी में वो काम नहीं होता। फिस्कल पॉलिसी में भी काम होता है। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन का मदद से आप मनी को इन्फ्लुएंस किए। ठीक है, इसे याद रखिए। ठीक है, ये बहुत नुआंस था, बट वो चीज़ समझना होगा बहुत। ये इसमें ये चीज़ लिख देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लिएबिलिटी है उसमें इंटरनल डेब्ट भी है, एक्सटर्नल डेब्ट भी है और पब्लिक अकाउंट लिएबिलिटी भी है। ठीक है, बट जो पब्लिक अकाउंट लिएबिलिटी है वो पब्लिक अकाउंट फंड से है। ठीक है, पर जो पब्लिक डेब्ट क्या होता है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होगा, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होगा, वो पब्लिक डेब्ट है। याद रखना है। ठीक है, अब इंटरनल डेब्ट क्या है? इंटरनल डेब्ट आपका मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल डेब्ट है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो पब्लिक डेब्ट में आपका इंटरनल एक्सटर्नल डेब्ट है। तो डेटेड सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, तो मार्केटेबल नॉन मार्केटेबल, तो आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन एमएसएस बॉन्ड हो गया, स्मॉल सेविंग्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी हो गया, 14 डे ट्रेजरी बिल हो गया। तो ट्रेजरी बिल आपका 91 डे का एक से ट्रेजरी बिल होता है, तो 14 डे ट्रेजरी बिल भी है। आईएमएफ, आईबीआरडी, ठीक है, डेटेड सिक्योरिटी है। ठीक है, इंटरनल डेब्ट है जो incurred by the resident units in the Indian economy to other resident units, ठीक है, to non residents। तो 14 डे ट्रेजरी क्या होता है? 14 डे ट्रेजरी आपका सिक्योरिटीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू होता है, आईएमएफ, आईबीआरडी। ठीक है, ये चीज याद रखिए, 14 डे ट्रेजरी बिल। स्मॉल सेविंग्स के अगेंस्ट जो आपका कर्जा मिला, ठीक है, वो भी आपका एनएसएसएफ के थ्रू जाता है। मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड जो है वो भी आपका यहीं से आता है। ठीक है, सीधे स्टार्ट मत करो कोई भी क्वेश्चन बनाना, सीधे समझो पहले क्या है, मीनिंग समझ में आ रहा है तब सोचो। जैसे पूछ रहा है एड वेलोरम टैक्स, तो एड वेलोरम क्या होता है? एड वेलोरम होता है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ठीक है, तो एड वेलोरम टैक्स इज बेस्ड ऑन द असेस्ड वैल्यू ऑफ आइटम, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। तो पूछ रहा है कि द जीएसटी इज एन एड वेलोरम टैक्स, तो हाँ, जीएसटी वैल्यू पे ही होता है। ठीक है, इधर 1 और 2 होगा। अब जैसे पूछ रहा है इन इकोनॉमिक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग फिलिप्स कर्व, तो फिलिप्स कर्व क्या होता है? फिलिप्स कर्व है बेसिकली कि तुम्हारा जैसे जैसे हाई अगर जीडीपी ग्रोथ और टैक्स रेवेन्यू नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रेट नहीं होगा, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, जैसे अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। तो इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन अगर कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। ऐसे होगा आपका कर्व। ठीक है, फिलिप्स कर्व आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का कर्व है। 32 का बी, ठीक है, 32 का बी देख लिया जाए। हाँ, इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, याद रखना है। के बाद देखो, अभी कल ही तुम पढ़ा था इसको, इसको गलत नहीं करना है। तो देखो, टीसीएस क्या होता है कि बेसिकली टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सेलर कलेक्ट करता है, बायर कलेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये चीज याद रखो। एक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है, टैक्स डिडक्ट करेगा बाय पेयर। ठीक है, ये चीज याद रखिए। देखो, टीसीएस कहाँ का लिया जाता है? टीसीएस इंक्लूड सेल ऑफ लिकर, टिम्बर, स्क्रैप और सर्टेन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, उसमें हम लोग करेंगे ना, तो
सेलर ही पैसा ले लेता है, ठीक है, और सेलर देगा। और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स तो बायर काट लेगा, ठीक है। बेसिक अंतर समझ लो टीसीएस और टीडीएस में कि कौन रिस्पॉन्सिबल है टैक्स कलेक्ट करने का। तो देखो टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या है? टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम पेमेंट बीइंग मेड, ठीक है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या है कि टैक्स आपका सेल प्राइस पे किया जाएगा, ठीक है। टैक्स में पैसा रिसीवर को मिलेगा, ठीक है। टैक्स डिडक्टेड क्या है कि जो पेमेंट बन रहा है उससे टैक्स डिडक्ट किया, तो दैट इज द पेयर। तो पेयर अगर चुका रहा है टैक्स तो वो टीडीएस है। सेलर है कि जो आपका, ठीक है, सेल प्राइस पे हम कुछ आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लिए हैं, टीसीएस लिए हैं कि ला भाई पैसे ला, ठीक है, सेलर लिए, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, तो जो आपका टीडीएस कौन काटता है? जैसे हम आपका मालिक है, हम आपको पैसा दिए, ठीक है, आपको पेमेंट किए, ठीक है, हम ही आपका टीडीएस काट दिए, ठीक है, पेमेंट के समय पेयर काट दिया, ठीक है। सेलर, ठीक है, टीसीएस किसका होगा? टीसीएस जब हम सेल हुआ, कुछ मनी रिसिप्ट हुआ, ठीक है, तो हमको पैसा मिलने वाला है, हम बेच रहे हैं, दुकान वाला है, तो आप हमको पैसा दे रहे हैं, तो हम उसमें बोलेंगे भाई कुछ एक्स्ट्रा दे, उसमें मिला के दे, ठीक है। जैसे कार डीलर है, ठीक है, आप कोई लग्जरी कार खरीदिएगा तो कार डीलर उस पर टीसीएस कलेक्ट करता है कि हम बेचें आपको कार, तो उसके लिए हमको टीसीएस दीजिए 1% का, ठीक है। टीडीएस एम्प्लॉय काटता है, एम्प्लॉय आपको पे कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो टीडीएस कौन पे कलेक्ट करेगा? टीडीएस आपका जो पैसा दे रहा है वो कलेक्ट करेगा, टीसीएस जो पैसा ले रहा है वो कलेक्ट करेगा, इसे याद रखिए, ठीक है। तो टीडीएस का पर्पस क्या है? इनकम पे टैक्स करना एट द सोर्स, कि हम आपको पेमेंट किए हैं तभी आपको इनकम आ ही रहा है, उस पर ही हम काट लिए पैसा, ठीक है। टीसीएस का मेन काम है कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन और कंजम्पशन को ट्रैक करना, ठीक है, कि अगर हम कुछ महंगा चीज खरीदें तो जो रिसीवर है वो पैसा लिया, ठीक है। तो टीडीएस और टीसीएस दोनों डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनकम टैक्स है। आ, ठीक है, ठीक है। लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम, ठीक है। टीडीएस में तो टीडीएस में पैसा कटता है, टीसीएस में आपको जो पेमेंट देना है वो बढ़ता है, ठीक है, इसे याद रखिए। तो स्लैब टी याद रखिए, स्क्रैप में टीसीएस देना पड़ता है, लिक्वर में देना पड़ता है, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग, ये सब में देना पड़ता है, बुलियन में देना पड़ेगा 5 लाख से ऊपर में, बीड़ी लीव्स में आपको टीसीएस देना पड़ता है, टिम्बर ये सब में, ठीक है। तो देखो जियो पार्क्स में तो सुना ही नहीं गया है, तो यूनेस्को का है ग्लोबल जियो पार्क। तो जियो पार्क बेसिकली क्या है? एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, ठीक है। ये आपका पार्टनरशिप है यूनेस्को के साथ, याद रखिए, यूनेस्को के साथ आपका ग्लोबल जियो पार्क बना है। जियो पार्क सोचते ही आपके दिमाग में यूएनईपी आएगा, बट यूनेस्को है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो जो आपका जीजीएन करके एक इंस्टीट्यूशन है, वो क्वालिटी बेंचमार्क करता है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इंडिया में कोई ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। हाँ, तो इंडिया पोजेस ए रिच एंड डाइवर्स जियोलॉजिकल हेरिटेज, ठीक है। तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क इज ऑब्लिगेटरी फॉर यूजीजीपी यूनेस्को। तो पहले जीजीपी का मैंडेटरी है, देयर 229 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, ठीक है। तो ग्लोबल जियो पार्क बेसिकली यूनेस्को से रिलेटेड है, याद रखिए, ठीक है। जियोलॉजिकल हेरिटेज होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। जीजीएन नेटवर्क है फ्रांस। Foreign countries in ascending order of their global distribution of rare earth elements। सबसे पहले तो उस पे ही तुझे मारा जा सकता है ना, तो हमको ये देख के नहीं पता, अगर नहीं भी है तो global distribution पूछ रहा है, ascending order of, oh sorry sorry sorry, चाइना सबसे ज़्यादा है, ये वियतनाम में है, ब्राज़ील में है, वियतनाम में है, ब्राज़ील में है, ब्राज़ील से बड़ा लगेगा,
ये भी अब देख। ठीक है। आ, 14 का सी। 14 का 14 का सी गलत हो गया। Spanish on thunder cloud to ground. Violent funnel-shaped column of the air extending from a thunder cloud to ground. Twister. 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 Tornadoes in spinning funnel से violently spinning funnel-shaped columns of air. एक बार ये देख लो, टाइफून इसको चाइना, जापान, फिलीपींस में टाइफून बोलेगा हुरिकेन्स को। ये जो है हुरिकेन्स आपका यूएसए कैरिबियन में हुरिकेन है, इंडियन ओशियन में साइक्लोन बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलेगा, टाइफू, बगुइस वही सब है। ठीक है। तो टोर्नेडो जब आपका ट्विस्टर बन जाता है ना, तो आपका बेसिकली जो क्वेश्चन था, ट्विस्टर इज ऑफन डिस्कस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हम क्या लिख दिए, रोटेटिंग डस्ट स्टॉर्म्स। तो वायलेंट फनल शेप्ड कॉलम ऑफ एयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए थंडर क्लाउड टू ग्राउंड, तो ट्विस्टर है। तो टोर्नेडो का आपका बड़ा फॉर्म ट्विस्टर है। ठीक है। देखिए भैया, ये वाला देख लीजिए कि जो हबूब बोलते हैं इसको, जो कि डस्ट स्टॉर्म रहता है ना, मिडिल ईस्ट में आता है, उसको हबूब बोलते हैं। ठीक है जी, याद रखना है, हबूब बोलते हैं। तो नाटो बेसिकली याद रखिए आप, 32 कंट्री का मेंबर है। अरे बंद, थोड़ा आवाज कम कीजिए ना। 32 कंट्री का मेंबर है, कंट्री का ग्रुप है नाटो। 30 आपका यूरोपियन है, 2 आपका नॉर्थ अमेरिकन है। ठीक है, इसे याद रखना है। तो बोस्नियन वॉर हुआ था आपका, यहाँ पे आपका कंट्री है एक, क्या बोलते हैं, बोस्निया और हर्जेगोविनिया, हर्जेगोविना। ठीक है, याद रखो इसको। तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो। ठीक है, उसको याद रखना है, सर्बिया। तो बोस्निया का इधर तरफ आपका सर्बिया है, ऊपर क्रोएशिया है, और उसके ऊपर स्लोवेनिया है, नीचे मोंटेनेग्रो है। ठीक है, बोस्निया याद रखना है, यूरोप में, इसे याद रखो। तो फाउंडेशन स्पीसीज समझना बहुत जरूरी है। तो फाउंडेशन स्पीसीज कौन सा स्पीसीज है? तो फाउंडेशन स्पीसीज वैसा स्पीसीज है जो कि क्रूशियल रोल निभा रहा है मेंटेनिंग और इकोसिस्टम को बनाने में और उसको मेंटेन करने में, अदर स्पीसीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट है उनका एनवायरनमेंट पे। ठीक है, कोरल जैसे प्राइमरी आपका फाउंडेशन स्पीसीज होगा। ठीक है, इसे याद रखो। बीवर जो डैम बना रहा है ना, ये आपका फाउंडेशन स्पीसीज का काम है, क्योंकि हैबिटाट बना रहा है और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है, रिसोर्स दे रहा है, इकोसिस्टम है, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ये सब याद रखिए। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बार बार आ रहा है न्यूज़ में। तो वेल डिफाइंड एरिया है जो इकोनॉमिक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम में है। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए? तो रिचनेस होना चाहिए डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज का और इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज का। ठीक है, तो इंडेमिज्म जरूरी है, रेयर थ्रेटेंड स्पीसीज का, ये चीज याद रखिए। तो भैया बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत है, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, उसी में आपका बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है अंडर द लोकल बॉडीज के साथ मिलके कि भैया आप लोग ये कीजिए। ठीक है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल्स बनाएगा। तो सेंट्रल और स्टेट मिलके रूल्स बनाएगा, स्टेट और लोकल बॉडी मिलके नोटिफाई करेगा। बस इतना याद रखना है। ठीक है, बीएचएस का। ठीक है, वो अल्फा बीटा गामा गलत नहीं होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा बहुत इजी चीज है। अल्फा हुआ कि स्पीसीज रिचनेस कितना है। ठीक है, अल्फा हो गया
पहला चीज। बीटा हो गया कि दो हैबिटाट में स्पीसीज रिचनेस कितना है, ठीक है, और एक ही कम्युनिटी और विद इन ए सिंगल कम्युनिटी डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। गामा डाइवर्सिटी हो गया कि इंटायर रीजन में कितना टोटल बायोडाइवर्सिटी है विद इन एन इंटायर रीजन। तो टोटल बायोडाइवर्सिटी विद इन एन इंटायर रीजन आपका गामा डाइवर्सिटी है। तो टोटल बायोडाइवर्सिटी तो वो गामा हो गया। बीटा हो गया आपका डिफरेंस इन टू डिफरेंट हैबिटाट में क्या है। तो टू डिफरेंट हैबिटाट में सीन आपका बीटा डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। और अल्फा डाइवर्सिटी हो गया स्पीसीज रिचनेस इन्हें, ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी हो गया स्पीसीज रिचनेस।